देखो, अनुपात विश्लेषण अपना टॉपिक चल रहा था और लास्ट क्लास में अपन ने कर लिया था जो अपना था संरचनात्मक वर्गीकरण। और संरचनात्मक वर्गीकरण को तीन भागों में बांटा गया था। पहला आपका छठा अनुपात था, दूसरा लाभ हानि विवरण अनुपात और तीसरा था आपका अंतर विवरण अनुपात। अब देखिए आपका नेक्स्ट आपका टॉपिक है कार्यात्मक वर्गीकरण। और कार्यात्मक वर्गीकरण में भी आपका कौन सा था? तरलता। कौन सा अनुपात है? तरलता। लिखो किसने? कार्यात्मक वर्गीकरण। जो कार्यात्मक वर्गीकरण था आपका, उसका ए, अब उसका ए था आपका तरलता अनुपात। कौन सा अनुपात? लिक्विडिटी तरलता अनुपात, लिक्विडिटी रेशियो। देखिए मुझे बताइए, तरलता को, जो तरलता है उसका दूसरा नाम होता है अल्पकालीन शोधन क्षमता। अगर आपसे ऐसे पूछ ले कि अल्पकालीन शोधन क्षमता अनुपातों की गणना कीजिए, तो आप कौन से अनुपातों की गणना करोगे? तरलता अनुपात या अल्पकालीन शोधन क्षमता अनुपात एक ही बात है। क्या बात बोल रहा हूं मैं? तरलता अनुपात या अल्पकालीन शोधन क्षमता दोनों ही क्या है? एक ही बात है। अब हम बात करते हैं कि तरलता क्या होती है। तरलता क्या होगी? तरलता का आशय चालू दायित्व को यथा समय भुगतान करने की क्षमता से। लिखो तरलता। तरलता का आशय अपने चालू दायित्व को यथाशीघ्र यथासमय भुगतान। तरलता का आशय अपने चालू दायित्व को यथासमय भुगतान करने की क्षमता से है। भुगतान करने की क्षमता से है। ठीक है, तो वो आपकी क्या होगी? तरलता। कहने का मतलब जैसे आपके जो भी चालू दायित्व है आप उन्हें तुरंत उनका क्या कर दो? भुगतान कर दो, तो वही आपकी क्या कहलाएगी? तरलता कहलाएगी। अब देखिए तरलता अनुपात को तीन भागों में बांटा गया है। इसमें निम्नलिखित तीन अनुपात शामिल हैं। तरलता अनुपात, देखिए तरलता अनुपात में कौन से अनुपात आएंगे? तरलता अनुपात में तीन अनुपात आते हैं। चालू अनुपात, एक तो कौन सा अनुपात? चालू अनुपात। करंट रेशियो, दूसरा आता है तरल अनुपात। लिक्विड रेशियो।
तीसरा आता है पूर्ण तरलता अनुपात, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो। तो ये तरलता अनुपातों में 3 अनुपातों की गणना की जाती है। तरलता अनुपात को ही अल्पकालीन शोधन क्षमता अनुपात से भी जाना जाता है। अल्पकालीन शोधन क्षमता अनुपात से भी जाना जाता है। कौन से अनुपातों को? तरलता अनुपातों को। क्लियर? अब देखिए आगे सबसे पहले इसमें आता है आपका करंट रेशियो और उसका फॉर्मूला होगा करंट असेट्स बटा करंट लायबिलिटी। आप इसे शॉर्ट में ये भी बोल सकते हैं सीए बटा सीए, सीए बटा सीए। करंट रेशियो चालू अनुपात का क्या फॉर्मूला होगा? करंट एसेट्स बटा करंट लायबिलिटीज। अब देखिए आपकी करंट एसेट्स कौन कौन सी है? कौन सी चीज? करंट एसेट्स। लिख लीजिए करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में किस किस को शामिल किया जाता है? करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, दोनों बता रहा हूं मैं यहां पर। करंट एसेट्स भी बता रहा हूं और करंट लायबिलिटीज भी। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। देखिए आपने सेकंड ईयर में भी पढ़ा है, 12th क्लास में भी पढ़ा है कौन कौन सी करंट एसेट्स होती है। बच्चे बार बार भूल जाते हैं, बच्चों को बार बार याद कराना पड़ता है कि कौन सी आपकी करंट एसेट्स होगी और कौन सी करंट लायबिलिटीज होगी। क्लियर? तो देखिए आपकी करंट एसेट्स कौन कौन सी है यहाँ पर। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स सबसे पहले आपका यहां ले लीजिए इन्वेंट्री। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का दूसरा नाम क्या है? स्टॉक। फिर आपका आ जाएगा ट्रेड रिसीवेबल्स। क्या आ जाएगा? ट्रेड रिसीवेबल। ये भी आपकी क्या होगी? करंट एसेट्स होगी। क्लियर है क्या? और फिर आपका आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें बैंक और कैश को जोड़कर ही लिखते हैं आजकल। क्लियर होगी बात? ठीक है। फिर आ जाएगा आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट,
या आप करंट इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं। फिर आपका आएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस, फिर आपकी आ जाएगी अक्रूवर्ड इनकम, अक्रूवर्ड इनकम। उसके बाद आपका आएगा एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। देखिए क्या क्या आ गया, इन्वेंट्री आ गया, ट्रेड रिसीवेबल आ गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ गया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आ गया, अक्रूवर्ड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, ठीक है। और आपका आ जाएगा अक्रूवर्ड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अक्रूवर्ड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। और फिर आपका आ जाएगा एक होता है टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड इंश्योरेंस, उसका आपका कौन सा बैलेंस, डीआर बैलेंस। तो ये आपकी आ जाएगी करंट एसेट्स की लिस्ट। अब बात करते हैं हम करंट लायबिलिटीज की लिस्ट की। तो देखिए यहां पर आ जाएगा आपका ट्रेड पेएबल्स, दूसरा आपका आ जाएगा यहां पर बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। उसके बाद आ जाएगा शॉर्ट टर्म लोन या शॉर्ट टर्म बोरोइंग। क्या आएगा, शॉर्ट टर्म लोन या शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म लोन, आउटस्टैंडिंग expenses, provision for tax, proposed dividend, unclaimed dividend, costs in advance, income received in advance, income received in advance, income tax, income tax, trade payable, bank overdraft, short-term loan, outstanding expenses, provision for tax, proposed dividend, unclaimed dividend, costs in advance, income received in advance, income tax, provision for tax, or interest accrued on borrowing, interest accrued on borrowing। तो ये आपकी करंट एसेट्स की और करंट लायबिलिटीज की क्या होगी, लिस्ट तैयार होगी। इन्वेंटरी, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, कैश, कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूवर्ड इनकम, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, अक्रूवर्ड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, टीडीएस का डीआर बैलेंस। इधर टीडीएस का सीआर बैलेंस किया जाएगा, ट्रेड पेबल्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर टैक्स, proposed dividend, unclaimed dividend, costs in advance, income received in advance, income tax, interest accrued on borrowing। बोरोइंग यानी कि कोई भी लोन वगैरह आपने ले रखा है, उधार वगैरह ले रखा है, उस पर आएगा। क्लियर हो गई बात। अब देखिए आगे,
दूसरा आपका था नंबर 2, लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो इसका दूसरा नाम है क्विक रेशियो, इसका तीसरा नाम है एसिड टेस्ट रेशियो, और इसका फॉर्मूला आपका क्या है? लिक्विड एसिड्स बटा करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, ये इसका फॉर्मूला। अब बात करते हैं, देखिए लिक्विड एसिड्स कैसे आएगी। इक्वल टू CA बोले तो करंट एसिड्स और इसको प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। किसमें से? करंट एसिड्स में से। स्टॉक प्लस प्रीपेड, स्टॉक का दूसरा नाम बता ही दिया आपको इन्वेंटरी। क्लियर है क्या? देखिए आगे, इसी को क्या बोलेंगे? क्विक रेशियो भी बोलेंगे। इसी को क्या बोलेंगे? एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलेंगे। अब देखिए, जो आपका तरलता अनुपात था कार्यात्मक वर्गीकरण में, उसका तीसरा फॉर्मूला मैंने बताया। तीसरा क्या नाम बताया था? एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट लिक्विड एसिड्स बटा लिक्विड लायबिलिटीज या करंट लायबिलिटीज। लिक्विड लायबिलिटीज भी ले सकते हो या आप करंट लायबिलिटीज भी ले सकते हो। देखिए, आप एब्सोल्यूट लिक्विड एसिड्स कैसे आती है? एब्सोल्यूट लिक्विड एसिड्स इक्वल टू कैश प्लस बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज। जोड़ देंगे तो आपकी क्या आ जाएगी? एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स आ जाएगी। अब देखिए आपकी लिक्विड लायबिलिटीज। लिक्विड लायबिलिटीज का आपका फॉर्मूला क्या था? जो आपकी करंट लायबिलिटीज थी क्या थी रे? उसमें से हम किसको घटा देंगे? बैंक।
ओवरड्राफ्ट को घटा देंगे, इसको घटा देंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। क्लियर हो गई बात? तो ये आपका यहां पर क्या हो गया, तो ये तरलता के कितने फॉर्मूले हो गए, 3 फॉर्मूले हो गए। तरलता का मतलब क्या बताया था मैंने, तरलता का आशय अपने चालू दायित्व का यथासमय भुगतान करने की क्षमता से है। क्लियर हो गया? आगे देखो, देखो 3 अनुपात कर रहे हैं। अब ये आदर्श अनुपात कैसे माने जाते हैं, आदर्श एक तो कौन सा था आपका, चालू अनुपात था, दूसरा कौन सा था, और तीसरा कौन सा था आपको, पूर्ण। सबसे पहले तो ये कैलकुलेट करने आने चाहिए। अगर आपको कैलकुलेट करने आ गए और फिर आपको बताना है कि कौन सा अनुपात आदर्श होता है, कौन सा अनुपात आदर्श नहीं होता। आदर्श का मतलब संस्था की स्थिति को, जो अल्पकालीन शोधन क्षमता है वो संस्था की अच्छी है या नहीं। अतः यह अनुपात हमें ये बताते हैं कि संस्था के ऋण भुगतान करने की क्षमता कैसी है। जैसे इन्होंने आदर्श अनुपात दिया, ये 2:1। अगर ये रेशियो इतना आ रहा है तो इसका मतलब ये आदर्श अनुपात है, अर्थात संस्था अपने दायित्व को चुकाने में क्या है, समर्थ है। जैसे उसके दायित्व उत्पन्न होगी तो संस्था अपने दायित्व को शीघ्र क्या कर देगी, चुका देगी। और जो तरल अनुपात था उसका आदर्श अनुपात इन्होंने माना है तरल अनुपात का 1:1। देखिए क्या माना है, 1। देखिए इसको आदर्श अनुपात माना है 1:1। अगर ये तरल अनुपात, देखिए तरल अनुपात 1:1 से क्या होता है, कम आए। 1:1 से अधिक आए। आपने प्रश्न में ये तरल अनुपात कैलकुलेट किया और ये क्या हो रहा है, आदर्श तो क्या है, तो इसका मतलब संस्था की वित्तीय स्थिति क्या है, अच्छी है। ठीक है, लेकिन अगर ये 1 से कम आ रहा है तो इसका मतलब है संस्था की वित्तीय स्थिति संदिग्ध मानी जाएगी, अच्छी नहीं है। जैसे जैसे ये 1:1 से बढ़कर आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब है संस्था की वित्तीय स्थिति क्या है, अच्छी है। संस्था की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है,
अच्छी है। कहानी समझ में आई क्या? क्लियर है क्या? ठीक। अब फिर आता है पूर्ण तरलता अनुपात, और पूर्ण तरलता अनुपात आदर्श अनुपात माना है 0.50:1। उतारो फटाफट। 0.5:1 ऐसे करना ना, 0.5:1। अब लिस्ट में बी कौन सा लिखाया था? लाभदायकता। देखो आपका बी पार्ट आया क्या? ए तो तरलता अनुपात था और उसके 3 हो गए। जी आपको लिखाया लाभदायकता अनुपात, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लाभदायकता अनुपात। देखिए लाभदायकता अनुपात, पहले इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि एक संस्था लाभदायकता अनुपात क्यों कैलकुलेट करती है। बताइए क्यों कैलकुलेट करेगी एक संस्था अपनी लाभदायकता? है वो ये देखना चाहती है कि उसकी आय की मात्रा क्या है, पर लाभदायकता कितनी है, उसकी लाभदायकता परिचालन से आय की मात्रा कितनी है, और प्रत्येक संस्था अपने पास जो भी संसाधन होते हैं उनका सर्वोत्तम उपयोग करके अधिक से अधिक लाभ कमाने की क्षमता ही फर्म की क्या कहलाती है? लाभदायकता कहलाती है। देखिए कोई भी संस्था है या कंपनी है, संस्था है या कंपनी है, वो संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग द्वारा अधिकाधिक लाभ कमाने की क्षमता फर्म की क्या कहलाएगी? लाभदायकता कहलाएगी। देखिए इसमें टोटल 9 फॉर्मूले होते हैं। कितने? देखो एक तो बेस्ड ऑन revenue from operation, ठीक है। और एक होता है रिटर्न रिटर्न पर आधारित फॉर्मूले होते हैं इसमें। एक तो बेस्ड ऑन रेवेन्यू फ्रॉम सेल से रिलेटेड, और एक रिटर्न पर कैश से संबंधित फॉर्मूले। तो जो रेवेन्यू
से रिलेटेड है वो तो होता है 5 फॉर्मूले प्लस ये कितने 4। टोटल आप इक्वल करो तो ये आपका आएगा कितना 9। इसमें 2 फॉर्मूले हम पढ़ेंगे। नाम देखिए क्या क्या है। एक तो है सकल लागत का ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। पहला तो हम कौन सा पढ़ेंगे सकल लाभ अनुपात। अरे कौन सा पढ़ेंगे पहला कौन सा है सकल लाभ अनुपात। दूसरा शुद्ध लाभ अनुपात। अरे दूसरा तीसरा आपका परिचालन अनुपात। चौथा परिचालन लाभ अनुपात। 5वां व्यय अनुपात। क्या कौन सा अनुपात व्यय अनुपात। 5 बता दी। पहला क्या बताया सकल, दूसरा तीसरा चौथा परिचालन लाभ अनुपात। यह परिचालन लाभ अनुपात। अब देखिए जो भी 5 फॉर्मूले शुरू के कैलकुलेट किए जाएंगे इनका आंसर प्रतिशत में दिखाया जाता है और देखिए इनमें भाग लगेगा हमेशा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नया नया शब्द है विद्यार्थी। जो पहले सेल्स होती थी विक्रय उसे ही आजकल हम क्या कहते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं। सेल्स को ही क्या कहते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं। किसको कहते हैं रे क्या बोलेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलेंगे। तो इनके जो फॉर्मूले हैं लाभदायकता के जो 9 फॉर्मूले हैं अपनी जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उस नेक्स्ट क्लास में हम इन फॉर्मूलों की चर्चा करेंगे कौन कौन से फॉर्मूले हैं।